अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। वज़ीर दाखिला हों या हुकूमत में शामिल दीगर जो अरकान हैं और वफाकी वुज़रा हैं, उनके मुख्तलिफ बयानात भी सामने आ रहे हैं। इमरान खान क्या हासिल करना चाहते हैं और हुकूमत के पास कौन से ऑप्शन हैं, हुकूमत टैकल कैसे करेगी, इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सेनेट में चीफ व्हिप और फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मांडवीवाला साहब, आपने टाइम निकाला। आप क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का? इट्स लाइक अ प्रोटेस्ट, और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आपसे भी रब्ता हुआ है सर? हुकूमत से रब्ता हुआ है? बिल्कुल 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 होता रहता है, हुकूमत के लोगों के साथ होता रहता है। और ऑब्वियसली उनके कुछ लोग हैं जो हुकूमत के लोगों के जानने वाले भी हैं, तो वो ऑब्वियसली राब्ते तो हैं। आपने फिर क्या जवाब दिया है अगर जो रहनुमा आपसे देखें, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो तो कभी डायलॉग बंद नहीं करती और ना उनको बंद करना चाहिए उसूलन। तो मैं समझता हूँ कि अगर पीटीआई डायलॉग करना चाहती है तो उसमें कोई ख़राबी नहीं। वो जब कंटेनर पे थे तब भी डायलॉग करते थे, तो मेरा ख्याल है कि हमें अपने दरवाजे खुले रखने चाहिए। तो आप मांडवीवाला साहब समझते हैं कि खान साहब को इंगेज किया जाए? और देखिए, बिल्कुल मुझे याद है जब ताहिर कादरी साहब यहाँ आके बैठ गए थे तो वो भी बड़ा ख़तरनाक टाइम था। बड़ी पूरी जिना एवेन्यू में लोग बैठे हुए थे और हज़ारों लोग थे, तो हमने कभी उनसे बातचीत बंद की नहीं और एवेंचुअली वो मसला बातचीत के ज़रिए ही हल। कंटेनर में जाके उनसे मुलाकात की और मुज़ाकरात की? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ख़राबी नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक दूसरे से डायलॉग करना चाहिए। तो मांडवीवाला साहब, आप समझते हैं कि परवेज़ इलाही साहब भी बीच में हैं और खान साहब को? बिल्कुल है जी, वो तो ही इज़ चीफ मिनिस्टर पंजाब एंड ही इज़ इम्पोर्टेंट फिगर इन दिस होल यू नो। आप क्या समझते हैं कि खान साहब इतने पुरुमीद क्यों हैं? लोगों को भी ऑब्वियसली उन्होंने इंगेज करना है और लोग भी सेंस कर लेते हैं आजकल कि जी क्या होने जा रहा है, कि वाकई में ये एक सीरियस मूव है या इट इज़ जस्ट टू क्रिएट सिचुएशन फॉर द गवर्नमेंट। तो मैं समझता हूँ कि लोग आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ करेंगे और आप कितनी दफ़ा लोगों को बुलाएंगे। आप समझते हैं 2014 जैसी सूरत हाल नहीं बनेगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मेरे व्यू में ये सब बातें जो है ना वो दे डोंट मेक एनी सेंस। बट ऑब्वियसली मतलब हम तो शुरू से यही कह रहे हैं कि इलेक्शन टाइम पे होंगे। लेकिन 10 महीने के बाद तो तकरीबन इलेक्शन का वक्त आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर आपके लिए मसला होगा कि खान साहब मौजूदा इलेक्शन कमीशन पर सवालात उठाते हैं। नहीं, देखें, इलेक्शन कमीशन पे सवालात आप उठाएं या किसी भी इदारे पे, हर वो इदारा, और ये शुरू से उनका तरीक़ेकार रहा है कि जो इदारा उनकी बात नहीं मानता उसके वो ख़िलाफ़ हो जाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन मेरा ख़्याल है कि बहुत ट्रांसपेरेंट वे में चल रहा है और कहीं मुझे नहीं नज़र आया कि अगर इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंट नहीं होता तो ये 6 सीटें कैसे जीतते। तो ये तो इलेक्शन कमीशन इज़ वेरी फेयर। और मैं तो हमेशा से, जब से इन्होंने तनकीद करनी शुरू की है इलेक्शन कमीशन पे, मैं तब से कह रहा हूँ कि ये गलत है। हमें या तो स्पेसिफ़िकली किसी बात पे तनकीद करनी चाहिए कि जी ये काम इलेक्शन कमीशन ने गलत किया है। जनरल वे में तनकीद करने से आपको क्या फ़ायदा? फॉरेन फंडिंग की बात करते हैं, तोशा खाना की। अब उन्होंने कहा कि फॉरेन फंडिंग तो बड़ा, क्योंकि मैं तो उसमें ख़ुद पार्टिसिपेट होता रहा हूँ पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो वो तो बड़ा क्लियर कट केस है। वो तो अब हम तनकीद करना शुरू कर दें इलेक्शन कमीशन पे कि जी इतने साल से आप डिसीजन नहीं लेते थे। हमने तो इंतज़ार किया कि जी जितना भी जो भी आप हियरिंग्स करने जाते हैं, हर हियरिंग्स में हम अपीयर हुए, हर जगह हम अपीयर हुए, हर चार्ज पे जो पीटीआई ने लगाया उस पे हम हियरिंग पे हम गए, मगर अब उनके ऊपर फॉरेन फंडिंग का केस उनके पीटीआई के मेंबर ने किया, जो उनकी फॉरेन फंडिंग का कस्टोडियन था, क्योंकि उसने खुद देखा कि ये क्या हो रहा है पीटीआई के पैसों के साथ। तो अब उसका ब्लेम पॉलिटिकल पार्टीज़ पे ये डाल दें कि जी इन पे केसेस फाइल कर दें। लेकिन उसके बाद तोशाखाना केस आ गया। तोशाखाना केस भी आना ही था, जाहिर सी बात है। इतना बड़ा आपने ब्लेटेंटली चीज़ें की हैं जो सबकी नॉलेज में आई हैं। और अफसोस की बात यह है कि पहली दफ़ा जिन मुल्कों ने आपको गिफ्ट दिए उनकी नॉलेज में आया है कि आपने उनके गिफ्ट के साथ क्या किया। ये कितनी बड़ी तौहीन है
पाकिस्तान के, आपसे तो एम्बेसडर्स की मीटिंग्स भी होती रहती हैं, क्या उन्होंने भी बिल्कुल मामला नहीं, उठाया? खैर वो एम्बेसडर तो डिप्लोमेटिकली कुछ नहीं कहते, बट ऑब्वियसली इट इज़ एन इंसल्ट टू दी अदर कंट्रीज। लेकिन अभी खान कि साहब आपके उनके लीडर्स ने स्टेट गिफ्ट्स दिए हैं आपको और आपने वो भेज दिए, मतलब इससे बड़ी इंसल्ट नहीं हो सकती किसी मुल्क के लिए। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ डिफेमेशन का, जी वो जो भी मर्जी फाइल करें, वो उनका राइट है, मगर मैं समझता हूँ कि ये गलत है और ये हमें भी कई शिकायत हैं इलेक्शन कमीशन से, मगर जब आप एक प्रोसेस देख रहे हैं कि वो कर रहे हैं तो फिर शिकायत करना और उन पे ब्लेम डालना कि जी आप क्यों नहीं कर रहे और क्यों जल्दी डिसीजन नहीं दे रहे, तो ये मेरा। तो मांडविया साहब, अगर आपके ऊपर दबाव डाला जाता है, जैसे इलेक्शन कमीशन, मौजूदा इलेक्शन कमीशन को मानती ही नहीं तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आप तब्दील करें, तो क्या खान साहब का ये मुतालबा माना जाएगा या आइंदा जो आम इंतखाबात होंगे वो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही करवाएंगे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है अपनी टर्म पूरी करेंगे और अपनी टर्म के बाद जो भी गवर्नमेंट होगी विद डायलॉग विद द ऑपोजिशन, वो करके नए चीफ इलेक्शन कमीशन आ जाएंगे। ये हमेशा होता रहे। इस वक्त आपने देखा होगा कि जो खान साहब कह रहे हैं कि अब पंजाब के बाद उनका अगला टारगेट जो है वो जरदारी साहब हैं और वो सिंध है, तो वो तो फिर आपकी तरफ आने लगे। तो जरदारी साहब हमेशा कहते हैं इज़ वेलकम टू सिंध, हमने तो कभी मना ही नहीं किया। हमने तो कहा है जब भी वो आना चाहते हैं ज़रूर आएँ। लास्ट टाइम भी वो आए थे, जलसा किया था, हमने उनको जगह दी, फैसिलिटेट किया, सारा कुछ किया। तो आपके वोट बैंक पे कोई असर नहीं पड़ेगा? मेरा नहीं ख्याल, बल्कि मुझे तो शक है कि इनकी इस मूव से शायद हमारा वोट बैंक और बढ़ जाए। सियासत में होता रहता है कि कुछ अरकान जो हैं वो आपने देखा होगा तहरीक इंसाफ में चले गए, कुछ आपके पास आ गए, तो पीपल्स पार्टी खान साहब के सिंध में आने से कोई खतरा महसूस नहीं कर रही? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, बिल्कुल। तो इस वक्त मांडविया साहब जो कुछ हो रहा है आप समझते हैं, बल्कि उसका तो प्रूफ आपने अभी देख लिया ना कि मलीर की सीट इमरान खान ने लड़ी और बलोच साहब ने लड़ी, ये नहीं कि उसमें बिलावल साहब खड़े हुए थे। तो एक पीपल्स पार्टी के वर्कर ने इमरान खान को हरा दिया और यही होगा दूसरी सीटों में भी, आप देख लीजिएगा सिंध में ये सूरत है। बिल्कुल। तो अभी आप क्या समझते हैं कि जो बातें हो रही हैं, खान साहब जितने पुरुम्मीद हैं, आप समझते हैं कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है या अभी भी आप समझते हैं कि किसी न किसी नुक्ते पर खान साहब को सपोर्ट हासिल है? देखें, मैं समझता हूँ कि उन्होंने आफ्टर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ ISPR एंड DGISI, उसके बाद कोई डिस्कशन इस पर रह नहीं जाती। उन्होंने तो बड़ी क्लियरली अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है और उन्होंने कहा कि आप हमें अगर ट्रेटर कहते हैं और हमें आप इस किस्म की बातें करते हैं, तो जाहिर सी बात है एक आदमी ने 30 साल नौकरी की हो फ़ौज में और पाकिस्तान को डिफेंड किया हो और उसको आप एंड में इस किस्म की बातें उनके लिए करेंगे, तो मतलब इट्स और वो भी एन एक्स प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ यू नो अ पार्टी, तो बड़ा ये मतलब मेरे व्यू में इट्स अ वेरी बैड थिंग। हुकूमत के पास ऑप्शंस कौन से हैं? क्या खान साहब को गिरफ्तार करने का ऑप्शन पहले भी था? देखें, कोई हमारे आई डोंट थिंक गवर्नमेंट का कोई इंटरेस्ट है कि बिला वजह उनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन मांडविया साहब, ये जो आर्मी चीफ के मामले पर हर दफ़ा एक सियासत होती है, तनाज़ा होता है, कंट्रोवर्सी एक हमें देखने को मिलती है, पीपल्स पार्टी क्या समझती है कि इस मामले से कैसे बचा जाए? देखें, यही चीज़ होती थी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए, और जब हमने ये लॉ पास कर दिया कि द सीनियर मोस्ट विल बी द चीफ जस्टिस, तो इशू ख़त्म हो गया। तो ये मेरा भी एक पर्सनल ओपिनियन है कि यही चीज़ हम अगर फ़ौज के लिए कर दें कि द सीनियर मोस्ट विल बी द आर्मी चीफ, तो ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हो जाएगी, पॉलिटिकल भी ख़त्म हो जाएगी, वैसे भी ख़त्म हो जाएगी। और मैं ये समझता हूँ कि ये बेसिकली इट इज़ एन अपॉइंटमेंट लाइक एवरीथिंग एल्स। तो इसको इतना कंट्रोवर्शियल हर दफ़ा किया जाता है, ये पहली दफ़ा नहीं हो रही, हर दफ़ा किया जाता है, तो इसको नॉन कंट्रोवर्शियल होना चाहिए एंड इट शुड बी लाइक अ रूटीन अपॉइंटमेंट। तो इस वक्त आप देखें कि आपने भी एक महंगाई मार्च किया था, डी चौक तक बिलावल साहब पहुंचे थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि महंगाई तो खान साहब के दौर में इतनी नहीं थी, पेट्रोल इतना नहीं था जितना इस वक्त है। तो पीपल्स पार्टी मौजूदा हुकूमत के उन फैसलों को ऑन करती है? देखें, महंगाई का जहाँ तक ताल्लुक़ है ना, वो तो देखें ओवरनाइट तो कोई चीज़ चेंज नहीं हो सकती। और जब ये महंगाई हो रही थी और हमने इस पर ऑब्जेक्शन किया और इस पर लॉन्ग मार्च की,
तो हमारा यही मकसद था कि इसको कंट्रोल किया जाए और जो भी एक्शंस लेने हैं गवर्नमेंट को वो लें ताकि इसको मैनेज किया जाए। महंगाई तो नो डाउट दुनिया में हुई है, मगर पॉइंट ये है कि इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका था कि उसको दोबारा रिट्रीव करना और चीज़ों को सही करना और उसको दोबारा ट्रैक पे लाना, दिस रिक्वायर्स टाइम। और हमारे पास कोई वो अलादीन का चिराग तो है नहीं कि जैसे हम आए और महंगाई कम हो जाए। और महंगाई दुनिया में अगर आप CNN सुने, BBC सुने, जो भी चैनल सुने, उधर भी यही डिस्कशन है कि मैसिव इन्फ्लेशन एवरीवेयर। तो ये एक चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा। तो इलेक्शन में जाने से पहले आप समझते हैं कि आप आवाम को देखें, मैं समझता हूँ कि अगर प्रॉपर मेजर्स लिए जाएं और जो बांग्लादेश कर रहा है, दूसरे मुल्क कर रहे हैं, इन एडवांस रैशनिंग की जाए, रिस्ट्रिक्शंस डाली जाएं, चीज़ें कंट्रोल की जाएं, तो मैं समझता हूँ कि इस पे कंट्रोल किया जा सकता। आप मांडीवाला साहब खुद भी वज़ीर ख़जाना रहे हैं, आप मामलात को बड़े करीब से देखते हैं। इस वक्त आपने देखा होगा कि एडिटोरियल भी आ रहे हैं कि डार साहब कहाँ हैं, उनका कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा। तो आप क्या देख रहे हैं कि वाकई डार साहब की परफॉर्मेंस वो नहीं है जो होनी चाहिए? मैं समझा हूँ कि अभी डार साहब को अब थोड़ा टाइम दें, क्योंकि अभी तो वो आए हैं, उनके अपने भी मसाइल हैं, प्लस ये लॉन्ग मार्च के इश्यूज़ चल रहे हैं, प्लस दूसरे इश्यूज़ चल रहे हैं, इंटरनेशनल इश्यूज़। तो मैं समझ रहा हूँ कि ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि सीजन्ड आदमी हैं, समझते हैं सिचुएशन को, तो आई थिंक ही शुड बी एबल टू कंट्रोल थिंग्स। इसहाक डार के आने के बाद आपने देखा होगा कि ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे मिफ्ता इस्माइल साहब के हक़ में बड़ी पोस्ट्स हो रही थी कि मुश्किल वक्त उन्होंने गुजारा, लेकिन अब इसहाक डार साहब आ गए। देखिए, मैं समझता हूँ ये तो पॉलिटिकल पार्टी का डिसीजन है। मेरा ख्याल जो भी PMLN ने डिसीजन लिया वो उनका डिसीजन है। मिफ्ता इस्माइल आए या इसहाक डार साहब आए, ये PMLN का डिसीजन है। इसी तरह दूसरी पार्टीज़ में भी होता है कि जो भी वो मुनासिब समझते हैं करते हैं। मांडीवाला साहब, अभी आपने देखा कि तहरीक अदम-ए-एतमाद के वक्त आपकी MQM के रहनुमाओं से बड़ी मुलाकातें हुई, जरदारी साहब की हुई। अब वो खुल के बात कर रहे हैं कि जो तहरीक अदम-ए-एतमाद के वक्त आपने उनके साथ वादे किए वो पूरे नहीं कर रहे। तो आपको कोई ख़तरा तो नहीं कि MQM छोड़ जाएगी? मैं समझता हूँ जी, MQM को हमें सीरियसली डील करना चाहिए और अगर हमने कोई वादे किए हैं तो वो हमें पूरे करने चाहिए। और नॉट ओनली MQM, एनी पार्टी, मैंगल साहब के भी था, जो भी मैंगल साहब की पार्टी हो, बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो, दूसरे जो भी कमिटमेंट्स हमने की हैं वो हमें पूरी करनी चाहिए। क्योंकि इस अगर नहीं करते आप तो इसका ये मतलब है कि पॉलिटिकली आपकी कमिटमेंट्स की वैल्यू नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो भी इश्यूज़ हैं, और वही बात आ जाती है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ मस्ट टॉक टू ईच अदर। अगर उनके इश्यूज़ हैं बैठ के हल करें, कमेटी बनाएं अपनी तरफ गवर्नमेंट और उनके इश्यूज़ रिजॉल्व करें। किसान आगे खड़े हो जाते हैं, हम उनके इश्यूज़ रिजॉल्व करते हैं। तो ये तो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। तो आप समझते हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं? नहीं, दुरुस्त हों या गलत हो, वी मस्ट गो एंड एड्रेस देम। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि जी आप उनको मिले ना, उनके इश्यूज़ डिस्कस ना करें, उनको रिजॉल्व ना करें, तो ये चीज़ गलत है। तो उन्होंने मांडीवाला साहब मांगा क्या है? आप तो उनके साथ मुलाकातों में देखें उनकी जो शुरू में एग्रीमेंट हुआ था, गवर्नरशिप उन्होंने मांगी थी, इसी चीज़ें वो जो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें हो रही हैं, कंप्लीट भी हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही। अब उसमें कुछ मुश्किलात आ जाती हैं, तो मगर कोई ऐसी मुझे बात किसी पार्टी से नज़र नहीं आई, ना PMLN से ना पीपल्स पार्टी से, कि MQM की चीज़ें हम एड्रेस नहीं करना चाहते। लेकिन वो मुर्तज़ा वहाब ने वहाँ पे रिज़ाइन किया, फिर वो CM ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो मुस्तकबिल में आप देख रहे हैं कि MQM का होगा। वो देखें, अगर उनके साथ कमिटमेंट है तो मुर्तज़ा वहाब का कोई इशू नहीं है। वो तो उन्होंने जो रिज़ाइन किया वो कोई MQM की वजह से नहीं किया था, वो कुछ दूसरे वजूहत थे कि उनको तकलीफ़ आ रही थी काम करने में या जो भी इशू थे। तो अगर ये पॉलिटिकल डिसीजन है कि MQM का एडमिनिस्ट्रेटर होगा तो वो होगा। तो इस वक्त आपने देखा मांडीवाला साहब के जब फ़रोग नसीम साहब वज़ीर कानून थे, तहरीक इंसाफ की हुकूमत के जाने के बाद अब कहा जा रहा है कि तमाम जो फ़ैसले थे जिन पर तहरीक इंसाफ पर तनकीद होती है, वो कहते हैं कि ये हमारे फ़ैसले थे ही नहीं, ये वज़ीर कानून फ़रोग नसीम साहब करते थे। तो इस वक्त आप समझते हैं कि तमाम फ़ैसले में पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है? मैं ये समझता हूँ कि ये फ़रोग नसीम साहब ने बिल्कुल कोई अकेले फ़ैसले नहीं किए। अच्छा।
मैं समझता हूँ खालिद मकबूल साहब हर फैसले में, हर मीटिंग में इन्वॉल्व थे। आपको याद है जिस दिन लास्ट मीटिंग हुई थी, जरदारी साहब भी गए थे उस मीटिंग में। तो ऐसी बात नहीं है कि किसी एक इंडिविजुअल ने डिसीजन लिया था MQM के बिहाफ पे। MQM पूरी ऑन बोर्ड थी। तो वो मतलब जैसे उन्होंने एक कानून वो लेकर आ रहे थे कि अगर इदारों पर तनकीद होगी तो 5 साल की सज़ा होगी। तो अब वो श्री मज़ारी साहिबा भी कहती है कि हमारा तो बिल ही नहीं था, ये फ़रोग नसीम साहब करते थे। देखें, मैं सवाल सर ये है कि वो कहते हैं कि हम ब्लैकमेल हुए इत्तेहादी जमातों के हाथों। आप भी हुकूमत में शामिल हैं, आप इत्तेहादी जमातों के हाथों ब्लैकमेल तो नहीं हो रहे? देखें, आपको याद होगा 2009 से 2013 तक हमने भी इत्तेहादियों के साथ मिल के गवर्नमेंट बनाई थी। जरदारी साहब ने सब इत्तेहादियों को बुला के, और हमने थ्रू आउट 5 साल, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने जिस तरीके से इत्तेहादियों के साथ काम किया और चलाया, तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो पॉलिटिकली आपको अगर इत्तेहादियों के साथ गवर्नमेंट बनानी है तो उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा कि आपने इत्तेहादियों के साथ चलना है और उनको लेके चलना है। PTI का प्रॉब्लम क्या था? आपने इत्तेहादियों के साथ गवर्नमेंट तो बना ली, उन्हीं इत्तेहादियों ने आपकी गवर्नमेंट गिरा दी, क्योंकि 4 वोट ही थे ना इन दी एंड। तो वो 4 वोट आप नहीं संभाल सके। बात तो मैं ये कि बड़ी पार्टियों को तो आप छोड़ दें, अगर वो 4 वोट नहीं होते तो ये नो कॉन्फिडेंस भी नहीं होता, ना बड़ी पार्टियां ये डिसीजन लेती कि ये नो कॉन्फिडेंस किया जाए। तो अगर आप इत्तेहादियों के साथ बनाएंगे गवर्नमेंट तो फिर आपको उनको लेके चलना है हर हालत में। और ब्लैकमेल होने का, देखें, हर पार्टी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनकी डिमांड्स होती हैं, और ये हर जगह होता है। ये कोई पाकिस्तान नहीं है कि जी यहीं ऐसी अनहोनी मुल्क है, यहीं ऐसे होता है, हर जगह होता है। तो और क्यों ना हो, मैं ये कहता हूँ, वो क्यों अपनी डिमांड्स पेश ना करें, वो क्यों अपनी रिक्वायरमेंट्स। तो हम अगर उसको ये कहें कि ये ब्लैकमेलिंग है, मैं नहीं समझता कि इट इज़ ब्लैक। मांडल साहब, आपने देखा कि पहले आप भी गवादर गए जब प्लानिंग कमेटी आपके पास थी, CPEC के मामला, चाइनीज़ एम्बेसडर जो हैं उनसे आपने मुलाकात की। अब आप समझते हैं कि CPEC जो है, जो आप कहते रहे कि खान साहब के दौर में उस पर काम रुक गया था, उस पर काम शुरू हुआ है, चाइनीज़ कंपनी के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो दूर हुए हैं? बिल्कुल जी, बल्कि अभी जो प्राइम मिनिस्टर का विज़िट हुआ है उसमें मेन चीज़ यही हुई है कि उन्होंने अश्योर किया है कि सारे प्रोजेक्ट्स जो इनिशिएट हुए हैं CPEC में अब उनको कंक्लूजन की तरफ ले जाएंगे। एंड वी विल इंश्योर कि जितनी चाइनीज़ के इश्यूज़ थे वो हम क्लियर करेंगे, और इंशाल्लाह CPEC विल बी कंक्लूडेड इन एवरी वे। लेकिन सर, उनके सिक्योरिटी के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कराची हो या मेनली सिक्योरिटी और पेमेंट्स के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब पेमेंट्स के लिए वो अपने एक सिस्टम बनाना था, एक फ़ंड बनाना था जिसके थ्रू उनकी पेमेंट्स होनी थी रेगुलरली। वो भी मेरा ख्याल एग्री कर लिया है गवर्नमेंट ने और शुरू कर दिया है वो फ़ंड। और सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ात थे जो हैं और अब भी हैं, उसमें उनको हमने बेसिकली ये बताया है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हर तरह से सिक्योरिटी दी जाए और आपके लोगों को सिक्योर किया जाए, मगर वी कांट गारंटी तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ऑब्वियसली जो प्लान करके आता है, जो नुकसान पहुंचाना चाहता है CPEC को, और इसमें सिर्फ कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसमें फॉरेन इन्वॉल्वमेंट भी है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए चाइना को भी ये रियलाइज़ होना चाहिए, और वो उन्होंने एग्री किया हमसे कि वी अंडरस्टैंड, बट वी वांट Pakistan's assurance on giving full support to the security. लेकिन आपने फाइनेंस कमेटी में भी कुछ कंपनीज को बुलाया था, चाइनीज इन्वेस्टर से भी रब्ता करने का कहा था। हमारा कॉन्स्टेंटली उनके साथ रब्ते रहते हैं और उनके इश्यूज़ हम टेकअप करते रहते हैं। और अभी भी जो हम वापस आए हैं चाइना विज़िट के बाद, तो पूरा जो इश्यूज़ थे उनके, वो प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुद एक कंपनी से बात की है और उनके इश्यूज़ देखे हैं और उनको अश्योर किया है कि दे ही विल रिजॉल्व दीज इश्यूज़। मांडल साहब, एक सवाल जो साइबर क्राइम बिल से मुतल्लिक है, जो तहरीक इंसाफ के दौर में आपने देखा कि सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हो रही थी, अब ये कहा जा रहा है कि FIA को मज़ीद बाइख्तियार बनाया जाएगा। तो आप नहीं समझते कि इससे सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ एक बार फिर वो कार्रवाइयाँ शुरू होंगी या पीपल्स पार्टी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई तो होनी नहीं चाहिए। ये तो है ही प्रिंसिपली गलत बात है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है
तो अगर कोई किसी पे तनकीद करना चाहता है, हाँ अगर गलत तनकीद की है, झूठी तनकीद की है, उसके लॉज हमें स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। देखें जैसे डिफेमेशन लॉ, अगर आप यूके में कोई चैनल किसी के बारे में कोई चीज़ चला दे और वो कोर्ट चला जाए तो उसको फ़ाइन लगता है, और वहाँ मीडिया इज़ वेरी स्केर्ड टू पुट एनी न्यूज़ इन द मीडिया, क्योंकि उनको फियर होता है कि हमारे पे या तो फ़ाइन लगेगा या हमारे पे कोई एक्शन किया जाएगा थ्रू द कोर्ट। क्योंकि हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं होती और लोगों को डिफेमेशन में रिज़ल्ट नहीं मिलता, तो इसीलिए ये चीज़ें ज़्यादा प्रमोट होती हैं। यहाँ तो इस आड़ में सहाफ़ियों को रातों रात उठाया जाता है। देखें वो भी गलत है, वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए, और मेरा नहीं ख्याल उसके लिए कोई भी सपोर्ट करेगा कि सहाफ़ियों पे, मगर सहाफ़ियों को भी ज़रा केयरफुल रहना चाहिए। देखें ये दोनों तरफ की बात है, एक तरफ की नहीं है। कई दफ़ा आप देखें मेरे लिए ख़बर चल जाती है और मुझे उसकी तनकीद करनी पड़ती है। अगर यही चीज़ यूके में आप करें मेरे ख़िलाफ़ तो मैं यूके में कोर्ट में चला जाऊँ, चैनल को बंद कर दें वो। तो ये चीज़ें दोनों तरफ का मसला है। या तो यहाँ तो लॉज हमें स्ट्रिक्ट करने चाहिए कि चैनल्स को दे शुड बी केयरफुल कि जी ये इस किस्म की ख़बर हम चलाएं ना चलाएं, इसको वेरीफाई करें। तो ये चैनल्स एक्चुअली ख़ुद मेरे व्यू में ये चीज़ वो दे आर कॉलिंग फॉर दिस ट्रबल। नहीं तो जो आपके खिलाफ खबर चली वो दुरुस्त नहीं थी, गलत थी ना। वो मैंने ARY को कहा, मैंने GO को कहा कि आपने गलत खबर चलाई। उन्होंने कहा कि आपका करप्शन का रेफरेंस वापस कर दिया गया। मेरे पे कोई करप्शन का रेफरेंस ही नहीं था। तो मेरे पे तो एक प्राइवेट अलॉटमेंट का केस था जिससे करप्शन का कोई ताल्लुक ही नहीं था। तो मगर सबने मुझे फ़ोन किया कि जी आपका कौन सा करप्शन का केस वापस हो गया। अब मैं लोगों को ये वेरीफाई करता रहूँ। तो मीडिया को ये ख्याल करना चाहिए, और इसी वजह से जो चीज़ें होती हैं मीडिया के साथ वो इसी वजह से होती हैं। यही चीज़ ये मीडिया यूके में क्यों नहीं करता? इस टाइप की ख़बरें यूरोप में क्यों नहीं चलाई जाती लोगों के ख़िलाफ़ या पॉलिटिकल ख़बरें? वो इसीलिए नहीं कि वो डरते कि कानून इतना सख्त है कि हमारे ख़िलाफ़ अगर कोई कोर्ट चला गया तो हमारा चैनल बंद हो जाएगा। लेकिन तो ये यहाँ अंधेर नगरी है। मैं तो यही कहूँगा जो मर्ज़ी है जिसके ख़िलाफ़ चला दो, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये जब तक मीडिया डज़ नॉट बिकम कॉन्शियस, और कुछ चैनल हैं, लेट मी टेल यू, दे आर कॉन्शियस, दे वेरीफाई, दे चेक कि जी हमें ये ख़बर चलानी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए, ये सही है या नहीं है। मगर कुछ चैनल जो हैं वो इसको समझते हैं कि हमारे लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है, हमें और एड्स मिलेंगे तो इसी टाइप की ख़बरें चलाओ और इसी वे में अपना चैनल चलाओ, और इससे सहाफ़ियों पे अफेक्ट आता है। इसी वजह से सहाफ़ियों पे अफेक्ट आता है कि सहाफ़ी भी यही लाइन टो करते हैं और वो भी इस किस्म की बातें करते हैं। तो ऑब्वियसली जब कानून सख्त नहीं होगा इन चीज़ों के ऊपर तो फिर ये इस किस्म की चीज़ें आपको नज़र आएंगी। तो आप समझते हैं डिफेमेशन का जो कानून है उसको मज़ीद उसको हमें बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ। उसमें मैं बिल भी लाऊंगा फर्दर कि डिफेमेशन को जो यूके में जिस तरीके से कोर्ट्स डील करती हैं और वर्डिक्ट्स देती हैं उसके ऊपर, डिफेमेशन के ऊपर, उसको हमें और स्ट्रेंथन करना चाहिए। और चैनल्स शुड बी केयरफुल कि हम जब कोई ख़बर चला रहे हैं तो उसको हम सोच के चलाएं कि इससे कहीं किसी की डिफेमेशन तो नहीं। जो राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे हैं बिल की, आपका बिल उससे अलग है, प्राइवेट मेंबर्स बिल है। इट विल बी प्राइवेट मेंबर्स बिल, और अगर गवर्नमेंट उसी टाइप का बिल लाती है तो ऑब्वियसली हम ज्वाइन कर लेंगे गवर्नमेंट। लेकिन अब आप पर तनकीद हो रही है कि आपने नैब कवानीन में तरामीम की और ख़ुद को आपने जो है वो सहूलत दिलवाई, केसेस ख़त्म करवाए। अब हुकूमत में मौजूद जो अरकान है वो ये भी कह रहे हैं कि ये कोई पीपल्स पार्टी या नून लीग स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन आप पर तनकीद होती है कि आपने अपने देखिए, मैं आपको फैक्ट बताऊं, फैक्ट ये है कि PTI खुद ये तरमीम लेके आई थी। 80% जो हमारे बिल में तरमीमें आई हैं, अगर आप उसका, मेरे पास एक कंपैरिजन बना हुआ है मैं आपको दूंगा, वो 80% PTI की तरमीमें थी। और PTI वाले ख़ुद मुझे ये कहते थे जब ये इनकी गवर्नमेंट थी कि खुदा के लिए आप ले आएँ, क्योंकि हमारे यहाँ से तो कोई लाने नहीं देता है। तो आपका क्या ख्याल है, PTI वाले नहीं चाहते थे ये तरमीमें लाना? वो हमसे ज़्यादा चाहते थे, मगर क्योंकि उनको ये फीलिंग थी कि जी हम ये तरमीमें लाएंगे तो हमारा नैरेटिव तो ख़त्म हो जाएगा कि जी हम लोगों को नैब से बचा रहे हैं
या नैब की में तरमीमें ला के लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, मगर द फैक्ट इज़ कि नैब ने तो पूरे मुल्क की इकॉनमी को तबाह कर दिया। कोई सेक्रेटरी, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर, कोई बिजनेसमैन इस मुल्क में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उनको और गवर्नमेंट से काम करने के लिए कोई तैयार नहीं था। लेकिन माजी में जब आप अपोजिशन में थे तब आपका मुतालबा था कि जावेद इकबाल साहब के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई हो। अब आप हुकूमत में हैं भाई, तो उनके ख़िलाफ़ तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। हमने तो उनके ख़िलाफ़ एक वो प्रिविलेज मोशन भी जमा कराया है सेनेट में, और उम्मीद है कि वो टेकअप होगा। वो इसीलिए कि उन्होंने तो नैब के कानून से बढ़ के काम किया। उन्होंने तो हर वो काम किया जो नैब की मैंडेट में भी नहीं था, उसके अलावा वो चले गए। वो अच्छा, जब वो गए तो उनके नीचे वाले भी चले गए। उन्होंने कहा जी मोर देन तो जो उनका बस चलता था वो उन पर हाथ डालते थे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, बिजनेसमैनों को, इंपोर्ट एक्सपोर्टर्स को, रियल इस्टेट वालों को, उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। तो अब मांडवियाला साहब, आप देखें कि आजम स्वाति साहब को जिस तरह गिरफ़्तार किया गया, जो वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, आप हुकूमत में हैं, आप समझते हैं कि इस तरह की गिरफ्तारियाँ दुरुस्त हैं? पीपल्स पार्टी का तो इस हवाले से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है मादी में भी। देखें, मैं बिल्कुल इस पे एग्री करता हूँ कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और मगर थोड़ा हम पार्लियामेंटेरियंस को भी वही बात आ जाती है, जब हम चैनल्स के लिए कहते हैं तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि हम अगर किसी पे तनकीद करें या हम अगर ऐसी कोई बात करें तो हमें भी ज़रा सोच समझ के, क्योंकि ऑब्वियसली एवरीबडी एक्सपेक्ट्स कि पार्लियामेंटेरियंस हैव टू बी मोर मैच्योर देन एवरीबडी एल्स। तो हमें भी ज़रा केयरफुली इन चीज़ों को सोचना चाहिए बिफ़ोर इस किस्म की तनकीद की जाए या किसी इंडिविजुअल के बारे में ऐसी बात की जाए। तो ये ज़ेब नहीं देता पार्लियामेंटेरियंस को ये करना। मंडल साहब, लास्ट एक सवाल है कि मादी में हमने देखा कि आप भी मुतालबात ये करते थे कि फौरी इलेक्शन करवाए जाएँ। खान साहब से मुतालबा किया जाता था कि वो असम्बलियाँ तोड़ें या इस्तीफ़ा दें, जल्दी इलेक्शन करवाए जाएँ। वो तो हम इसलिए नहीं, वो हम कहते थे बिकॉज इसलिए कहते थे कि हमें पता था कि इनके पास मैंडेट नहीं है। देखिए, कभी भी किसी गवर्नमेंट के पास, अब हमारे पास कल मैंडेट नहीं है तो हमारे खिलाफ खान साहब नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। बिल्कुल, वो देखें 3 प्राइम मिनिस्टर आपके सामने चेंज हुए यूके में। कोई वहाँ लॉन्ग मार्च हुई, कोई वहाँ टर्मोइल आया, ट्रांजिशन हो रहा है, एक प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, एक प्राइम मिनिस्टर जा रहा है। तो आप भी नो कॉन्फिडेंस ले आए, इस गवर्नमेंट को हरा दें। अपने 4-5 जो लोग हैं, जो आपके पहले आपके जो एलाइज थे 22 लोग जो चले गए, उनको आप वापस ले आएँ, आप वापस आ जाएँ। किसने मना किया? दिस इज़ क्वाइट नॉर्मल। देखें, ही इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु हैज़ बीन रिमूव्ड बाय द पार्लियामेंट। ही हैज़ नॉट बीन रिमूव्ड बाय एन इंटरवेंशन। और मैं हमेशा इनको ये कहता हूँ कि जी इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर जाएं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं सर। लेकिन उनको तो है, उनको तो इसलिए कि वो गए कोई और नहीं गया। मगर अगर आप किसी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन से जाएंगे तो वो तो एक गलत प्रेसिडेंट। लेकिन वो तो ये भी सवाल उठाते हैं ना कि रातों रात ऐसा क्या हुआ कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी उधर चली गई, एमक्यूएम उधर चली गई। देखें, यही उनकी गलत फहमी है कि रातों रात नहीं हुआ। ये मामला 1 साल से चल रहा था। ये मामला बल्कि सिवियर हो गया था लास्ट 6 मंथ्स में। सबको पता था इस्लामाबाद में कि नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, खान साहब को खुद पता था। तो रातों रात तो कुछ भी नहीं हुआ। ये तो एक चीज़ चल रही थी, बढ़ती जा रही थी, और इनके एलाइज आके हमें ये कहते थे कि आप ये लाएं, कि आप ये लाएं। हम लोगों को कन्विंस उन्होंने किया। हम तो रेडी नहीं थे नो कॉन्फिडेंस लाने के लिए, हम तो रेडी नहीं थे इमरान खान को हटाने के लिए। इनके एलाइज आए, उन्होंने कहा जी खुदा के लिए आप लोग नो कॉन्फिडेंस मूव करें, हम आपके साथ हैं। और हालत ये हो गई कि उनके एलाइज की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। आप ये सोचें कि ये कितनी बड़ी मतलब डिसअपॉइंटमेंट है फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी कि उनके एलाइज की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी फॉर द नो कॉन्फिडेंस। लेकिन उनके अपने अरकान भी शायद नाराज़ थे, जो ये वही तो थे। तो अगर वो वोट देते तो फिर तो पता नहीं कितने परसेंटेज से ये हारते। तो पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ था कि खान साहब को पूरा करने दिया जाए और जो भी हो फिर आगे इंतखाबात। तो वो तो पॉलिटिकली इतना ज़्यादा टर्मोइल क्रिएट हो गया कि इनके अपने लोगों इतने तंग आ गए इनसे कि इन्होंने कहा जी आप, जब हमने देखा कि इनके अपने लोग तंग हैं तो वाई नॉट मूव नो कॉन्फिडेंस। तो ये ओवरनाइट कोई सीन नहीं हुआ। ये इनकी गलत फहमी है कि ये समझते हैं कि रातों रात क्या हो गया। चलें, बहुत शुक्रिया मांडवियाला साहब। जी, सलीम मांडवियाला साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम तक हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।